हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर एस्पिरेंट्स, आज हम देखेंगे क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम ए फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका। चूंकि हमारा टाइटल है ए फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जो भी देश होंगे उनमें से किसी एक कंट्री की बात कर रहे हैं। डेरेक वॉलकॉट, चूंकि डेरेक वॉलकॉट पोएट हैं इस पोएम के, और ये क्राई की बात हो रही है, रोने की बात हो रही है। क्यों ऐसा कहा गया है या टाइटल ऐसा क्यों रखा है डेरेक वॉलकॉट ने, उसके पीछे का कारण हम भी जानेंगे। इसके अंदर क्या क्या थीम है, किस कॉलोनियलिज्म की भी बात करते हैं, डिवाइडेड आइडेंटिटी की भी बात करते हैं डेरेक वॉलकॉट। चूंकि हमने टेक्स्ट को तो इसमें नहीं शामिल किया है, क्योंकि हमारा जो बेसिक पर्पस है वो है 200 वर्ड्स का एक अच्छा आंसर तैयार करना आप लोगों के लिए। चूंकि एलटी ग्रेड मेंस में रिटन है, तो 200 वर्ड्स के क्वेश्चंस जो हैं आएंगे, उसका एक अच्छा सा आंसर भी हमें लिखना है। तो अच्छे से समझने के लिए, आंसर को अच्छे से समझने के लिए हमें थोड़ा सा राइटर या पोएट के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेनी चाहिए। उनके उनके वे ऑफ राइटिंग, या वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, उनकी एंसेस्ट्री कैसी रही है, और पोएम के पीछे जो एक कह सकते हैं कि बैकग्राउंड में जो चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से ये पोएम लिखी गई है, उसके बारे में भी जानना ज़रूरी है। क्योंकि जब हम आंसर लिखेंगे तो हमें इस पोएम की क्रिटिकल एनालिसिस में या अप्रिशिएशन में वो बातें शामिल करनी हैं, और ये बहुत ही ज़रूरी होती हैं। पोएट के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं कि डेरेक वॉलकॉट कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो डेरेक वॉलकॉट का लाइफ स्पेन क्या रहा है, 1930 से 2017, यानी 2017 में इनकी डेथ हो चुकी है। Was Saint Lucian poet, playwright, and essayist, widely regarded as one of the greatest Caribbean writers। तो एक चीज है कि ये कैरेबियन राइटर हैं। सेंट लूशियन पोएट मतलब सेंट लूशिया से ये बिलोंग करते हैं, वहाँ पे पैदा हुए हैं, और बेसिकली इनको कैरेबियन पोएट के रूप में जाना जाता है। हिज वर्क एक्सप्लोर थीम्स ऑफ कॉलोनियलिज्म, यानी इनके वर्क में आप क्या क्या पा सकते हैं, किस थीम को लेके इन्होंने अपनी राइटिंग लिखी है। तो कॉलोनियलिज्म है, आइडेंटिटी है, हिस्ट्री एंड द ब्लेंडिंग ऑफ अफ्रीकन, यूरोपियन एंड कैरिबियन कल्चर। तो बेसिकली अफ्रीकन कॉन्टिनेंट या यूरोपियन कॉन्टिनेंट या कैरिबियन कल्चर को इन्होंने अपने वर्क में अच्छे से ब्लेंड किया है, मतलब शामिल किया है। और जाहिर सी बात है, कॉलोनाइज्ड ये कंट्री रह चुकी है, इसलिए कॉलोनियलिज्म की भी बात करते हैं। जहाँ पे भी कॉलोनियलिज्म की बात होगी वहाँ आइडेंटिटी क्राइसिस की बात होगी, डिवाइडेड आइडेंटिटी की बात होगी। तो इसका भी, ये पॉइंट भी इनके वर्क में देखने को मिलता है। वॉलकॉट wrote in English while incorporating Creole rhythms and classical influences। अब ये क्रियोल क्या है, जिसको समझना चाहिए कि क्रियोल जो है एक तरह से मिक्सअप ऑफ लैंग्वेजेस है। इन्फ्लुएंसेस मोस्ट फेमसली इन हिज एपिक पोएम ओमेरोस, जो कि 1990 में पब्लिश होती है। अब एपिक, चूंकि इनका एक मास्टरपीस कह सकते हैं, तो ओमेरोस क्या है, एक एपिक पोएम है बाय डेरेक वॉलकॉट दैट री-इमेजिन्स होमर्स एलियड। तो यहाँ पे री इमेजिनिंग की बात हो रही है। होमर के एलियट को इन्होंने एक तरह से नए तरीके से दिखाने की कोशिश की है अपने इस एपिक में। ओडिसी, यानी होमर की ओडिसी और एलियट को इन्होंने नए तरीके से अपने वर्क ओमेरोस में दिखाने की कोशिश की है। इन्हें कैरिबियन सेटिंग, लेकिन इनकी सेटिंग कहाँ है, चूंकि कैरिबियन राइटर हैं, कैरिबियन पोएट हैं, तो इन्होंने अपनी सेटिंग कैरिबियन में रखी है, स्पेशली ऑन द आइलैंड ऑफ सेंट लूसिया, और खास करके जहाँ ये पैदा हुए वहाँ का ही इन्होंने सेटिंग रखी है इस पर्टिकुलर ओमेरोस में। ही रिसीव नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1992, यानी कि 92 में इनको नोबेल प्राइज मिला लिटरेचर के लिए, फॉर बॉडी ऑफ वर्क दैट सेलिब्रेट द कॉम्प्लेक्सिटी एंड ब्यूटी ऑफ कैरिबियन लाइफ। किस लिए मिला, क्योंकि इन्होंने अपने वर्क में वहाँ की जो कॉम्प्लेक्सिटी है या ब्यूटी ऑफ कैरिबियन लाइफ है, उसको अपने वर्क में अच्छे से पोर्ट्रे किया है, दिखाया है। अब अबाउट द पोएम के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका में ये बेसिकली किस पॉलिटिकल क्लास की बात हो रही है, कैसे किस थीम की बात हो रही है, या इसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये जानना जरूरी है। ए फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका बाय डेरेक वॉलकॉट इज ए पोएम अबाउट द पोएट्स इनर कॉन्फ्लिक्ट। अब ये बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा कि पोएट की इनर कॉन्फ्लिक्ट, यानी अंदर से जो कॉन्फ्लिक्ट चलती है, इसको इन्होंने इस पोएम में दिखाने की कोशिश की है। ड्यूरिंग द माओ माओ अपराइजिंग इन केन्या। अब यहाँ पे इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा कि माओ माओ अपराइजिंग क्या हुई थी केन्या में। तो जैसा कि इंग्लैंड ने हर जगह कॉलोनी बसाई है, तो बहुत सारे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में भी, कंट्रीज में भी उन्होंने अपनी कॉलोनी बसाई, उसमें केन्या एक था।
और यहाँ पे क्या होता है कि एक पॉलिटिकल अपराइजिंग होती है, यानी कि एक तरह से विद्रोह होता है जिसको इन्होंने नाम दिया माओ माओ। तो ये जिसकी वजह से इसका एक बैकग्राउंड तैयार होता है इस पोएम का। डेरेक वॉलकॉट्स एक फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस अर्ली पोएम्स, यानी इनकी शुरुआती कुछ फेमस पोएम से एक है ये। एंड इट्स ऑल अबाउट कॉन्फ्लिक्टेड आइडेंटिटी। अब इस पोएम के अंदर क्या क्या है जिसकी बात करते हैं डेरेक वॉलकॉट की, कॉन्फ्लिक्टेड आइडेंटिटी, यानी कि दो आइडेंटिटी की बात करते हैं। एक कौन सी आइडेंटिटी होगी, दूसरी कौन सी होगी, इसको भी हम समझते हुए चलेंगे। जब हम आंसर, जब 200 वर्ड के आंसर को आपको लिखना होगा तो वो सारे पॉइंट को आपको इंक्लूड करना ही होगा। कॉलोनियल वायलेंस की भी बात होती है यहाँ पे इस पोएम में। पहली आइडेंटिटी, दूसरी है कॉलोनियल वायलेंस, यानी कि जो भी विद्रोह हुआ, जो भी हिंसा हुई। एंड मोरल पैरालाइसिस, यानी कि इसमें एक नैतिकता जो है, जब नैतिकता मरती है, जब कमजोर होती है, उसकी भी ये बात करते हैं। पोएम और क्या एक्सप्लोर करती है, एट एक्सप्लोर द वायलेंस ऑफ कॉलोनियलिज्म एंड सफरिंग इट कॉजेज। जो भी उसका आउटकम होगा, जब भी वायलेंस होगा तो उसका आउटकम तो जाहिर सी बात है बुरा ही होगा। while it also expresses Walcott's divided identity as someone of both African and European heritage। अब इस पॉइंट को ध्यान से देखिएगा कि डेरेक वॉलकॉट के साथ प्रॉब्लम क्या है, जो ट्विन आइडेंटिटी की बात हो रही है, डबल आइडेंटिटी या डिवाइडेड आइडेंटिटी की बात हो रही है, तो इनका कनेक्शन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से भी है और यूरोपियन कॉन्टिनेंट से भी है। यानी कि यूरोपियन जो है इनके फोरफादर्स भी रहे हैं और अफ्रीकन भी रहे हैं। यानी कि मदर के साइड जो है ये अफ्रीकन रहे हैं और फादर के साइड जो है ये यूरोपियन रहे हैं। तो यहाँ पे दो आइडेंटिटी की बात हो रही है। अगर उनको कहेंगे तो बुरा लग जाएगा, जैसे हम अपने घरों में कभी अगर मम्मी के साइड अगर किसी की हम बुराई कर देते हैं तो मम्मी को बुरा लग जाता है। फादर के साइड यानी कि दादा दादी की कुछ बुराई कर देते हैं तो फादर को बुरा लगेगा ही। तो जाहिर सी बात है कि दोनों साइड का बैलेंस जो है हमें बना के रखना है। तो यहाँ पे अफ्रीकन और यूरोपियन हेरिटेज जो है ये डायरेक्ट वॉलकॉट के अंदर है। हिज ग्रैंड मदर्स, यानी उनकी जो दादियां हैं, बिंग ब्लैक, यानी कि वो ब्लैक थी, एंड बोथ ग्रैंड फादर्स बिंग वाइट, यानी डच और इंग्लिश ब्रिटिश डेसेंट के थे। तो इससे अब ये माओ माओ रिबिलियन क्या था, थोड़ा सा इसके बारे में। ऑल्सो कॉल्ड माओ माओ अपराइजिंग वॉज एन एंटी कॉलोनियल मूवमेंट इन केन्या दैट टुक प्लेस प्राइमरली मेनली बिटवीन 1952 एंड 1960 अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। चूंकि मैंने क्या बताया कि ब्रिटिश कॉलोनियल रूल जो है केन्या में था और केन्या के लोग आज़ादी चाहते थे, तो जाहिर सी बात है जब आज़ादी आपको ऐसे तो मिलने वाली नहीं है, आपको विद्रोह करना पड़ेगा, अपनी हक की बात करनी पड़ेगी। और इस हक की लड़ाई में ही इसका नाम दिया गया माओ माओ अपराइजिंग, जो कि 1952 से 60s तक चला अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। वायलेंस में या इस फाइटिंग में कहाँ कहाँ के लोग थे, ये किक्यूयू कम्युनिटी एंड सम एम्बू एंड मेरू पीपल, यानी ये तीन कम्युनिटी के लोग थे, पहला दूसरा और तीसरा, ये तीनों कम्युनिटी के लोग थे वर्सेस इंग्लिश या ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। दे यानी ये इतनी कम्युनिटी जो थी उन्होंने रिबेल किया अगेंस्ट ब्रिटिश बिकॉज द लार्ज एरिया ऑफ फर्टाइल लैंड हैड बीन टेकन अवे बाय यूरोपियन सेटलर्स। अब जितने लोग थे ये ब्रिटिशर्स, इन्होंने क्या किया, जितने फर्टाइल लैंड थे, जितने भी उपजाऊ भूमि थी, उसको उन्होंने हक में कर लिया, अपने अधिकार में ले लिया। वाइल अफ्रीकन्स वर फोर्स्ड इनटू पॉवर्टी, और जिससे क्या हुआ कि अफ्रीकन्स के लोगों को गरीबी की तरफ ये भेज देते हैं, ढकेल देते हैं। लो पेड लेबर्स, यानी कि मजदूरों को कम पैसा देते हैं। पॉलिटिकल एक्सक्लूजन भी होता है। द मूवमेंट एम टू रिकवर लैंड, और एक्चुअली मूवमेंट जो था ये माओ माओ मूवमेंट, उसका मेन मकसद क्या था, एम क्या था, अपने जमीन को वापस लेना, आज़ादी लेना एंड सेल्फ रूल, ताकि वो खुद से रूल कर सके अपने कंट्री में। चूंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इस पूरे मूवमेंट को क्या कर दिया गया, मिलिट्री, ब्रिटिश मिलिट्री के द्वारा जो है इसको सप्रेस किया गया। इट वीकेंड द ब्रिटिश अथॉरिटी एंड बिकेम अ मेजर स्टेप टुवर्ड्स केनियन इंडिपेंडेंस इन 1963। लेकिन इसका जो आउटकम निकला है कि केन्या को 1963 में आज़ादी मिल गई। यानी अब बात कर लेते हैं क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम की, यानी कि हमारा जो आज का 200 वर्ड का आंसर होगा वो कैसा होगा। क्योंकि मैंने राइटर के बारे में भी बात कर ली, पोएट के बारे में बात कर ली, बैकग्राउंड के बारे में भी बात कर ली कि इसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या है, जिससे कि आपको आंसर समझने में आसानी होगी। तो शुरू करते हैं। डेरेक वॉलकॉट्स अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका एक्सप्लोर द हॉरर्स ऑफ कॉलोनियल वायलेंस। पहला जो हमको ये इंट्रोडक्शन के तौर पे बताना पड़ेगा कि एक्चुअल में ये पोएम किसके लिए है या
इस पोएम के अंदर क्या थीम है, क्या इस ये पोएम क्या एक्सप्लोर करती है, क्या बताना चाहती है। तो हॉरर्स ऑफ कॉलोनियल वायलेंस, यानी कि जाहिर सी बात है जब माओ माओ वायलेंस होते हैं तो उसके अंदर जो है काफ़ी वायलेंस भी होता है, कम्युनिटीज़ जो है इकट्ठा होती हैं अगेंस्ट ब्रिटिश रूल्स, तो वायलेंस तो होगा ही, जाहिर सी बात है, ये नॉन वायलेंस की बात यहाँ नहीं हो रही है। द पोएट्स डीपली डिवाइडेड आइडेंटिटी, और दूसरी चीज जो है, पहला तो ये वायलेंस देखते हैं, इसलिए यहाँ क्राई की बात हो रही है। क्राई फॉर व्हाट? क्राई फॉर टेकिंग देयर ओन लैंड एंड टेकिंग देयर ओन कंट्री। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है एक आवाज की भी बात हो रही है, और ये आवाज कहाँ से आती है? अफ्रीका से, और अफ्रीका में कौन सा देश है जिसकी बात हो रही है? वो है केन्या। तो यहाँ पे पोएट्स की डीपली आइडेंटिटी मतलब क्यों मैंने बताई है? क्योंकि पोएट की जो एंसेस्ट्री रही है, जो हेरिटेज रहा है, वो ब्लैक और वाइट दोनों रहा है। ब्लैक और वाइट की भी बात हो रही है क्योंकि इनके फोरफादर्स दोनों साइड से थे। सेट अगेंस्ट द माओ माओ अपराइजिंग इन केन्या, आपको आंसर में ये बताना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। आपको माओ माओ अपराइजिंग के बारे में इसको मेंशन करना पड़ेगा। द पोएम प्रेजेंट्स ए ग्रीन पिक्चर ऑफ ब्लडसेड, यानी कि एक तरह से ब्लडसेड को दिखाने वाली पोएम है ये, एंड सफरिंग, और जो उसकी सफरिंग होती है, वर बोथ कॉलोनियल रूलर्स एंड अफ्रीकन रीबेल आर इम्प्लीकेटेड इन क्रुएलिटी, और ये दोनों लोग शामिल थे, केवल कम्युनिटीज नहीं शामिल थी, यानी अफ्रीकन कम्युनिटीज जो रिबेल्स थे, जो विद्रोही थे, वही शामिल नहीं थे इस पूरे ब्लड सेट में या वायलेंस में, बल्कि ब्रिटिश लोग भी थे, ब्रिटिश जो आर्मी पर्सन थे वो भी शामिल थे। तो क्लासेस दोनों तरफ से होते हैं। वॉलकॉट डिस्क्राइब द वायलेंस एज मोरली कोरिसिव, सजेस्टिंग दैट कॉलोनियलिज्म डिस्ट्रॉयज ऑल क्लेम्स टू सिविलाइजेशन, और यहाँ पे वॉलकॉट ने ये साफ साफ बताया है कि ये जो वायलेंस था, इसने पूरे एक तरह से, या एक्चुअल में कॉलोनियलिज्म को इन्होंने क्रिटिसाइज किया है कि कॉलोनियलिज्म की वजह से क्या खराब हो गया? सिविलाइजेशन। यानी कि जहां जहां पे इन्होंने कॉलोनी बसाई ब्रिटिशर्स ने, पहले तो उन्होंने, जो उनका पहला मकसद होता था कि सिविलाइजेशन को वो डिस्ट्रॉय करते थे, कल्चर को डिस्ट्रॉय करते थे, लैंग्वेज को डिस्ट्रॉय करते थे, उनके ड्रेसेस, उनके अपने तरीके से जीने का जो उनका ढंग था उसको वो डिस्ट्रॉय करते थे। तो कॉलोनियलिज्म को एक तरह से वॉलकॉट ने क्या किया है? क्रिटिसाइज किया है, जिसकी वजह से दुनिया के कई देशों के जो कल्चर थे, सिविलाइजेशन थे, वो डिस्ट्रॉय हो गए। द पोएम स्ट्रांगली क्रिटिसाइजेज इंपीरियल हिपोक्रेसी, हिपोक्रेसी की भी बात करते हैं, क्योंकि एक तरह से अंग्रेजों का ये मानना था या ब्रिटिशर्स का ये मानना था कि वो जहाँ भी जाते हैं वहाँ के लोगों के लिए काम करते हैं, उनके लिए डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, हॉस्पिटल बनाते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये भी है कि वहाँ के लोगों को कितना वो डिस्ट्रॉय भी करते हैं, वहाँ के उनके अपने वे ऑफ लिविंग को भी डिस्ट्रॉय करते हैं, उनके कल्चर, ड्रेसेस, लैंग्वेज को भी वो डिस्ट्रॉय करते हैं। तो एक तरह से उस जगह की जो प्योरिटी है उसको वो इम्प्योर कर देते हैं। यही इंपीरियल हिपोक्रेसी है। कहने एक हिपोक्रेसी की भी बात करते हैं। द ब्रिटिश हु प्राइड themselves on order culture respond with the savage repression, लेकिन एक चीज हमें नहीं भूलना चाहिए कि वो बातें करते हैं ऑर्डर की, यानी कि एक तरह से लॉ को देने की, कि हमारे अंदर जो है एक कानून हमने दिया, हमने कल्चर दिया आपको अच्छे से रहने के लिए, लेकिन इसके बदले वो जो है एक सैवेज रिप्रेशन भी होता है, यानी कि जब भी वो जबरदस्ती करेंगे तो रिप्रेशन होगा। एक्सपोजिंग व्हाट वॉलकॉट कॉल्स द ब्रूटिस नेसेसिटी, यानी कि अपने रूल को, ब्रूटिस नेसेसिटी ऑफ एम्पायर, अपने एम्पायर को एस्टैब्लिश करने के लिए ब्रिटिशर्स ने बहुत ऐसे अत्याचार किए, ऑपरेशन किए, बहुत सारे मर्डर किए, कितने लोगों की जानें ली। तो ये सारी चीजें ब्रूटिस नेसेसिटी क्यों है? क्यों वो दुनिया के अलग अलग देशों में गए? क्या जरूरत थी? क्यों ना अपने देश में रह के उन्होंने शासन किया? अगर आप अच्छे हैं तो आप अपने लिए अच्छे रहिए। तो ऐसा वॉलकॉट क्रिटिसाइज करते हैं कि ये जो ब्रूटिस नेसेसिटी थी, जिसकी वजह से उन्होंने देखा कि हमें दुनिया में अलग अलग देशों में जाना चाहिए, वहाँ की चीज़ों को, वहाँ के मिनरल्स को लूटना भी उनका एक मकसद था, वहाँ के लोगों को गरीब करना मकसद था, अपने को अमीर करना ही था उनका। तो एम्पायर जो है एक तरह से बहुत बड़ी योजना थी, एक बहुत बड़ी नीति थी, जिसकी वजह से लोगों को अपनी जानें भी देनी पड़ी, वहाँ के नेटिव लोगों को। तो यहाँ at the same time the poet refuses to glorify African resistance, questioning the rebels violence and calling it morally disturbing। लेकिन यहाँ पे ऐसा भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दो हेरिटेज की बात हो रही है, दोनों अपने अपने तरीके से वॉलकॉट चीज़ों को देखते हैं। अगर एक साइड ब्रिटिश
ब्रूटिश नेसेसिटी को ये क्रिटिसाइज करते हैं, एम्पायर को क्रिटिसाइज करते हैं, तो दूसरी तरफ अफ्रीकन रेजिस्टेंस जो होता है उसको भी ये क्रिटिसाइज करते हैं, वहाँ के रिबेल्स को भी क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि वो भी वायलेंस कर रहे हैं। तो वायलेंस तो दोनों साइड हो रहा है, ऐसा नहीं कि ब्रिटिशर्स ही केवल मार रहे हैं, उधर से भी लोग जो है ब्रिटिशर्स को मार रहे हैं, अंग्रेजों को मार रहे हैं। तो इन्होंने इसको क्या कहा है, मोरली डिस्टर्बिंग, यानी ये नैतिकता के लिए जो है बहुत ही घातक है और ये अच्छा नहीं है। दिस बैलेंस ट्रीटमेंट गिव्स द पोएम इट्स एथिकल कॉम्प्लेक्सिटी, और एक तरह से इसमें बैलेंस बनाते हैं ब्लैक और केनियंस के बीच और वाइट इंग्लिश के बीच, क्योंकि इनको दोनों साइड से अपनी बातें रखने का पूरा हक है, क्योंकि पोएम में इन्होंने यही बात रखी है। द सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट द सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट हाउएवर इज पर्सनल, यानी कि जो चीजें हैं, जो रियल कॉन्फ्लिक्ट है राइटर की या पोएट की, वो एक्चुअली पर्सनल है, क्योंकि यहाँ पे वो अपनी जो हेरिटेज है, दोनों हेरिटेज को वो बैलेंस बनाकर रखना चाहते हैं। वो कुछ ऐसा नहीं कहना चाहते हैं कि उधर के लोगों को बुरा लग जाए और अपने लोगों को, जहाँ पे ये रहते हैं, यहाँ के लोगों को बुरा लग जाए, यानी कि ब्लैक और व्हाइट की दोनों की ये बातें करते हैं। वॉलकॉट टॉर्न बिटवीन, यानी एक तरह से ये बीच में फंसे हुए हैं, एक होता ना सैंडविच सिचुएशन जिसमें दोनों के बीच में आदमी फंसा हुआ है, तो कुछ ऐसी ही सिचुएशन हो गई है वॉलकॉट की। द इंग्लिश टंग ही लव्स, यानी कि कहते हैं कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है इसको बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि लिखते किस में है, ये एक्चुअल में लिखते हैं इंग्लिश में, इनकी सारी राइटिंग्स, यू नो। और अफ्रीकन ब्लड, अब चूंकि ब्लड भी अफ्रीकन है, यानी कि जो पैदा हुए हैं, तो जाहिर सी बात है उनकी मदर जो है ब्लैक थी, और ऐसी सिचुएशन में ये दोनों चीजें जो हैं इनके लिए काफी प्रॉब्लमेटिक होती हैं, इसलिए ये टॉर्न वर्ड का यूज हुआ है। दैट कॉल्स टू हिम फील्स अनएबल टू चूज विदाउट बिट्रेयल, यानी एक तरह से ये धोखा नहीं देना चाहते हैं, चाहे अपने लोगों को, यानी जहां ये रहते हैं ब्लैक पीपल को, केनियन कम्युनिटी को, या फिर ब्रिटिशर्स को भी ये धोखा नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि लोग तो सवाल उठाएंगे कि आप वहां रहते हैं, आपका हेरिटेज तो इंग्लैंड से भी बिलोंग करता है। तो ऐसे में क्या होता है कि ये बिट्रेयल न फील करें, इसलिए ये कुछ ऐसी बातें नहीं कहते हैं, इसलिए दोनों को क्रिटिसाइज करते हुए चलते हैं। दिस अनरिजॉल्व टेंशन, अब यहाँ पे देख लेते हैं, दिस अनरिजॉल्व टेंशन, यानी ऐसी टेंशन जो रिजॉल्व नहीं हो रही है, फॉर्म द इमोशनल कोर ऑफ द पोएम, और यही मेन कोर है, यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पोएम का। अब यहाँ पे कंक्लूजन के तौर पे देखते हैं कि ब्रूस किंग जो है एक क्रिटिक के तौर पे ये क्या कहते हैं, ऑब्जर्व दैट वॉलकॉट राइट्स अ मैन डिवाइडेड बाय हिस्ट्री एंड लैंग्वेज। इन्होंने बहुत अच्छे से इस पोएम को डिस्क्राइब किया है कि एक ऐसा आदमी, और यहाँ मैन कौन है, डेरेक वॉलकॉट जो है यही है मैन। डिवाइडेड बाय हिस्ट्री, यानी एक तरह से उनकी हिस्ट्री, उनका इतिहास तो व्हाइट की तरफ भी है, ब्लैक की तरफ भी है, एंड लैंग्वेज, और जाहिर सी बात है भाषा भी उधर की है, यानी ब्रिटिशर्स की है। तो यहाँ पे ऐसे में इस इंसान के, यानी डेरेक वॉलकॉट की जो आइडेंटिटी क्राइसिस है, इसकी बात हो रही है। वाइल एडवर्ड बो क्या कहते हैं, while Edward Baugh notes that the poem reveals the psychological scars left by colonialism, जबकि उन्होंने ये एडवर्ड बॉ ने क्या कहा है कि इस पूरे पोएम को एक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव दे दिया है, जिसका जो है स्कार है, स्कार मतलब होता है एक तरह से चोट का निशान, जो चोट की निशान जो है कॉलोनलिज्म की वजह से केनिया या फिर जितने भी कॉलोनीज हैं उसके ऊपर पड़ी हैं, हमारे इंडिया के ऊपर भी वो देखा जा सकता है। तो एडवर्ड वॉ ने इस कॉलोनलिज्म का जो नेगेटिव पॉइंट है, जो साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम है, उसको इन्होंने बताया है कि इस पोएम में दिखाने की कोशिश की गई है। द पोएम पावरफुली पोर्ट्रेज कॉलोनलिज्म एज अ फोर्स दैट फ्रैक्चर्स आइडेंटिटी एंड कंसाइंस, यानी कि दो चीजें जो हैं कॉलोनिज्म फ्रैक्चर कर देता है, यानी खराब कर देता है, बेकार कर देता है, वो है आइडेंटिटी और कॉन्साइंस। ये दोनों चीजों को जो है कॉलोनलिज्म जो है बेकार करता है, ऐसा पोएम में दिखाने की कोशिश की गई है। चूंकि टेक्स्ट को हमने नहीं देखा है, लेकिन आप इसको पढ़ सकते हैं, बहुत ही आसान भाषा में इन्होंने समझाने की कोशिश की है। और आई होप कि ये जो 200 वर्ड का आपको आंसर मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप चीज़ें जो हैं क्लियर होंगी।